वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आपको मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली 1.3% की, और आज गैप डाउन ओपनिंग होती है, भारी भरकम गैप डाउन ओपनिंग होती है 150 पॉइंट्स की, और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आती है जहाँ तक ओपनिंग प्राइस था, उसके बाद फिर से थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। तो आपको यहाँ का चार्ट देख के ही पता चल रहा होगा कि आज वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा थी मार्केट में। आज कुछ स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा ही गिर रहे थे, स्पेशली नौकरी और उसके अलावा पॉलिसी बाजार, जोमेटो, और इनफैक्ट पॉलिसी बाजार और जोमेटो की वजह से आज नौकरी भी गिरता हुआ नजर आया आपको। और पॉलिसी बाजार क्यों गिर रहा था आपको पता ही होगा, क्योंकि उनके प्रमोटर ने आज इसमें थोड़ा सा स्टेक सेल किया है। इसकी वजह से आज आपको पॉलिसी बाजार कमजोर नजर आ रहा था। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज की रेंज देख सकते हैं आप। आज का लो लगाया था 17,303 का और हाई लगाया था 17,454 का। रेंज तो कल से छोटी है, लेकिन वॉलेटिलिटी आपको भरपूर मिली आज। लेकिन मार्केट एक पॉइंट के लिए भी आज ग्रीन में नहीं आई। जहां से ट्रेड करना स्टार्ट किया था वहीं से नीचे चलती रही, थोड़ा सा ऊपर आई और फिर से नीचे ही चलती रही। सो आज पूरे दिन मार्केट रेड में ही रही। अगर आज के हम इंडाइसेस को देखें तो भारी भरकम आपको रेडनेस देखने को मिल रही है। 1.3%, 1.2% निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप 2%। अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करें, कोई ज़्यादा खास टॉप गेनर्स नहीं थे। आज के 50 निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से सिर्फ ये 6 टॉप गेनर्स आपको दिख रहे हैं, वो भी छोटी मोटी तेजी है। इंडसइंड बैंक में 1%, आईओसी 1.7% और एमएनएम के कल इतने अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उसके बावजूद 0.07% की आपको तेजी देखने को मिली। गाइज जो हम रिजल्ट्स का डिस्कशन करते हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट का कैसा इंपैक्ट हो सकता है अगले दिन। लेकिन अगर कोई मार्केट 1.5%, 1% के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी और 1.5% के आसपास मार्केट गिरेगी, तो आपको ऐसा लग सकता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद वो स्टॉक क्यों गिर गया। जैसे कि ट्रेंड के कल रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, उसके बावजूद आज ट्रेंड नहीं भागा। तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक गिरता हुआ नजर आ सकता है, और जैसा कि आज आपने कई स्टॉक्स में देखा भी होगा। आज के टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, ग्रेसिम 3.3%, टेक महिंद्रा को बिल्कुल सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है 3%, इन्फोसिस अगेन 2.7%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 2.2%। तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वीक से जैसे ही कोई भी प्रेशर आता है मार्केट में, सबसे पहले टेक स्टॉक्स गिरने चालू हो जाते हैं। उसके अलावा यूपीएल 2%, विप्रो 2%, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी लिमिटेड। सो इसमें से देखिए टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, 4 तो आपको टॉप लूजर्स में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ही दिख रहे हैं। टीसीएस वैसे ही बहुत ज्यादा स्लगिश चल रहा है, ना ही टॉप गेनर्स में आता है ना ही टॉप लूजर्स में आता है, क्योंकि ज्यादा मूव करता नहीं है वो स्टॉक। अगर आज के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ये सारे रिजल्ट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहीं पे आपको सारी चीजें पता चलती हैं कि कहां पे आपको क्यूएनए सेशन में पार्टिसिपेट करना है। अपोलो हॉस्पिटल्स के रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट अप आया है 81% वाईओवाई और डाउन आया है 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनकम आई है 32% अप वाईओवाई, डाउन आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक हैं, ना ज्यादा अच्छे हैं ना ही ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि वाईओवाई बेसिस पे आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई ज्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है। इसी वजह से जो ये स्टॉक है पहले तो बहुत भागा हुआ था, इस क्वार्टर में ठंडा पड़ा है। अगले रिजल्ट्स हैं बेक्टर्स फूड के। बेक्टर्स फूड के रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। प्रॉफिट डाउन आया है 25% वाईओवाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14% डाउन है। इनकम अप है 17% वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% अप है। बेक्टर्स फूड का जब से अभी रिसेंट लिस्टिंग है, 1 साल पहले ही लिस्टिंग हुई है इसकी, जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक बस गिरे ही जा रहा है। सो ऐसे स्टॉक्स में भाई ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ वाली चीज आपको नहीं करनी चाहिए, बस यही मेरा ओपिनियन है। रही बात डिवीज लैब की, डिवीज लैब का प्रॉफिट अप आया है 91% वाईओवाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 49% अप है। इनकम अगर आप देखें 49% अप है और वाईओवाई बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% ऊपर है। जहां सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट तो घट के आया भी है, रेवेन्यू भी घट के आया है, लेकिन वहीं पे डिवीज लैब के आप रिजल्ट्स देखिए, प्रॉफिट अप है 91% वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इतना अच्छा है। और ना सिर्फ प्रॉफिट बढ़ करके आया है, इनकम भी बढ़ करके आई है। सो मेरे ख्याल से डिवीज लैब के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। हो सकता है इसमें आपको तेजी देखने को मिल जाए, लेकिन क्योंकि अभी वीकेंड है, 2 दिन मार्केट बंद रहेगी, तो अगर यहाँ पे कोई सेंटीमेंट्स चेंज हो जाते हैं, मंडे को मार्केट नेगेटिव में खुलती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये जो रिजल्ट्स का असर है मंडे को मार्केट में देखने को मिले। फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें, प्रॉफिट अप आया है 81% वाईओवाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% अप है। इनकम अप है 54% वाईओवाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% अप है। सो मेरे ख्याल से फाइन ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें फाइन ऑर्गेनिक्स के चार्ट में फैक्टर्ड इन हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स बिल्कुल भी नहीं गिरा है, जबकि आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, विनाती ऑर्गेनिक्स, आपको ये सारे के सारे धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। और आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट वगैरह के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो इतने खास नजर आएंगे भी नहीं। सो इसी वजह से फाइन ऑर्गेनिक्स इतना ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है। तो यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इन रिजल्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिले मंडे को। इंडिगो पेंट्स के सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। प्रॉफिट अप आया है 26% वाईओवाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए 71%
अप है, इनकम अप है 27% और वाई बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 35% अप है। जबकि आप बर्जर पेंट्स के रिजल्ट देख लीजिए, चाहे एशियन पेंट्स के रिजल्ट देख लीजिए, उन दोनों सेक्टर लीडर्स के भी रिजल्ट इतने खास नहीं आए हैं जितने इंडिगो पेंट्स के आए हैं। और इंडिगो पेंट्स बहुत ज़्यादा गिरा भी हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है मंडे को। रही बात वोल्टास की, वोल्टास का प्रॉफिट डाउन आया है 26% YOY और डाउन आया है 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इनकम डाउन है 11% YOY और अप है 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनकम भी डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है। प्रॉफिट तो डाउन सारी कंपनीज का आ रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन इनकम भी डाउन आई है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है वोल्टास के लिए। और वोल्टास जिस तरीके से भागा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको वोल्टास में गिरावट देखने को मिल सकती है मंडे को। सो गाइस, ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात और मार्केट की बात। अब शुरू करते हैं Q&A सेशन से, जैसा कि हम हर रोज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विजय लोहन का। सर, मैं सोच रहा हूं कि मनापुरम में 1% प्रॉफिट बुक करके किसी हाई ग्रोथ स्टॉक में लगा दूं, लाइक डीमार्ट, कैम्स और बजाज फाइनेंस, फिनसर्व। मनापुरम तो मौका देता रहता है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन माय डिसीजन? अगर आपके पास कैश की कमी है और आप इस तरीके से सोचते हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। मनापुरम तो येस आपको मौका देता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये भाग जाए, मनापुरम फिर भी यहीं रहे और इनके बाद भागे, तब आप इन किसी में प्रॉफिट बुक करके और थोड़ा सा मनापुरम फिर खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने समझ से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। यस, डीमार्ट और बजाज फाइनेंस और कैम्स तीनों ही ऐसे स्टॉक्स हैं कि एक बार भागना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर मौका किसी को देते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है आरजे का। आई वांटेड योर व्यू ऑन कॉलर स्ट्रेटजी एज एन ऑल्टरनेटिव टू इनडायरेक्ट डिलीवरी बैकअप ट्रेड्स और एलसीपी स्ट्रेटजी। देखिए, आरजे कॉलर स्ट्रेटजी जो है वो इन दोनों का बैकअप नहीं हो सकता, आई मीन इन दोनों का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। ये दोनों स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग हैं। कॉलर स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, उसमें हम एक पुट बाय करते हैं और कॉल सेल करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको इक्विटी का पर्सपेक्टिव बताता हूं, फिर आपको एफएनओ की स्ट्रेटजी बताऊंगा। इसमें क्या होता है, कॉलर स्ट्रेटजी को हम इक्विटी में भी यूज कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, सपोज करिए आपके पास कोई स्टॉक है, आपने इक्विटी में खरीद रखा है और आपको ये लगता है कि आपका ये स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गया है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया था और ये स्टॉक भाग करके यहाँ पे पहुंच गया है। अब आपको ये डर लग रहा है कि कहीं ये स्टॉक यहाँ से गिर ना जाए और मेरा सारा प्रॉफिट वाइप आउट ना हो जाए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कल इसमें कोई एक नेगेटिव न्यूज आ सकती है जिसकी वजह से या तो ये बहुत ज्यादा गिर जाएगा, अदरवाइज नहीं गिरा तो ये भागता रहेगा। तो आप कॉन्फिडेंट भी हैं लेकिन आपको एक छोटा सा डर भी है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सपोज करिए आपने ये स्टॉक खरीद रखा है और ये 500 पे चल रहा है, अभी 500 पे चल रहा है और सपोज करिए आपने यहाँ पे नीचे 300 पे खरीद लिया था, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, लेकिन आप इस प्रॉफिट को वाइप आउट होना नहीं देना चाहते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें 490 की पुट बाय कर लेंगे, 490 की पुट बाय कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर ये स्टॉक 490 से ज्यादा गिर जाएगा तो आपको ये जितना भी लॉस होगा स्टॉक में 490 से नीचे, ये आपका पुट से कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी में क्या दिक्कत होती है कि अगर ये स्टॉक नहीं गिरा या फिर ये 500 से 490 तक गिरा, तो ये जो आपने प्रीमियम पे किया होता है पुट को बाय करने के लिए, ये सारा का सारा वेस्ट हो जाता है आपका और आपका इसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो इसी स्ट्रेटजी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें एक 510 की कॉल बेच सकते हैं जिसका जो प्रीमियम है 510 का और 490 का रफली सिमिलर ही होगा। 490 की पुट जो बाय करी है उसका प्रीमियम और 510 की जो आपने कॉल सेल करी है, दोनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो ये दोनों जो प्रीमियम है आपके नेट जीरो हो जाएंगे। यहां पे कुछ प्रीमियम आपने पे कर दिया, 510 से आपको प्रीमियम मिल गया, नेट में आपने ना कुछ दिया ना कुछ लिया। तो अब इससे क्या होगा, अगर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आपको ये 490 के नीचे का लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक यहीं खड़ा रहता है तो आपने ना तो कुछ दिया था ना ही कुछ लिया था, आपके स्टॉक को कुछ नहीं होगा। और अगर ये स्टॉक भाग जाता है 500 से ऊपर 510 तक चला जाता है तो आपको इसमें 10 रुपये का प्रॉफिट और मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास एक तो ऑप्शन था कि आप 500 पे ही एग्जिट कर देते, लेकिन अभी आपको 510 तक का प्रॉफिट एंजॉय करने को मिल गया। और अगर ये 510 से भी ऊपर चला जाता है तो आपको सिंपली डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक कॉल सेल कर रखी है, तो आपके सारे के सारे स्टॉक्स 510 पे बिक जाएंगे। सो इस स्ट्रेटजी से क्या हुआ, आपके पास या तो एक चॉइस थी कि आप 500 पे ही प्रॉफिट बुक कर लेते, लेकिन आप बुलिश थे, आपको लगता था इसमें और प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा डरे भी हुए थे क्योंकि शायद कोई न्यूज आ रही थी या कुछ भी वजह से, तो आपने इसमें अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लिया। 500 की जगह अब आपके स्टॉक्स 510 पे बिक जाएंगे और सपोज करिए क्लोजिंग होती है 509 पे, तो आपने ना तो कुछ दिया ना ही कुछ मिला और आपका 500 का स्टॉक 509 पहुंच गया। और सपोज करिए अब उस स्टॉक से वो अनसर्टेनिटी चली गई है, अब उसमें कोई डर नहीं बचा है, तो अब इसको आप और कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करना। सो ये स्ट्रेटजी आप इक्विटी में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पूरा का पूरा लॉट होना चाहिए और लॉट के ही मल्टीपल्स में स्टॉक्स होने चाहिए, जो कि कई बार नहीं होते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर टाइम्स नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करें इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्ट्रेटजी बनाने का, अगर हम फ्यूचर के साथ इसको बनाएं तो ये बेसिकली फ्यूचर प्लस कॉल स्ट्रेटजी जैसा ही है, लेकिन आप इसमें या तो थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट हैं, या फिर आप इसमें मार्जिन बचाना चाहते हैं, या फिर आप
आप अपना मैक्सिमम लॉस नहीं देखना चाहते हैं उस केस में आप ये लगा सकते हैं। बेसिकली इसमें हमें क्या करना होता है, एक हमें फ्यूचर बाय करना होता है, एक हमने फ्यूचर बाय कर लिया, जैसा कि अभी मैंने उसमें बताया था इक्विटी के केस में, एक आपने फ्यूचर बाय कर लिया, एक आपने ऊपर की कॉल सेल कर दी और एक आपने नीचे की पुट बाय कर ली। सो हम मान लेते हैं 500 पे फ्यूचर बाय कर लिया और 510 की कॉल सेल कर दी और 490 की कॉल पुट बाय कर ली, 490 की पुट बाय कर ली। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस ग्राफ है वो आपका कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। ये ग्राफ बनेगा आपका। ये ग्राफ क्या है, ये है आपने जिस प्राइस पे फ्यूचर खरीदा, अगर यहाँ से फ्यूचर ऊपर चला जाता है 510 तक तो आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर यहाँ से नीचे जाना शुरू कर देता है तो आपको यहाँ तक लॉस होगा और इसके नीचे कोई लॉस नहीं होगा। सो बेसिकली ये आपका चार्ट बन जाएगा। अब आपको ये चार्ट पसंद है तो आप इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। बेसिकली फ्यूचर प्लस कॉल और इस स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है, आपको एक तो इसमें टाइम डिके का फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो टाइम डिके आपको कॉल में बेनिफिट मिलेगा वो जो पुट बाय कर रखी है आपका उसमें चला जाएगा। तो इसमें आपको एक तो टाइम डिके का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दूसरा आपके पास इसमें कोई भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टॉक 500 से 499 भी हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा, चाहे वो लॉस छोटा ही हो लेकिन आपको लॉस तो होगा। और अगर और नीचे जाएगा और लॉस होगा, 490 तक आपको लॉस होता रहेगा, उसके नीचे लॉस नहीं होगा। यस, ये बात ठीक है। इस स्ट्रेटजी का यही फायदा है कि इसमें मैक्सिमम लॉस कैप्ड है लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैप्ड है। मैक्सिमम प्रॉफिट फ्यूचर प्लस कॉल में भी कैप्ड होता है लेकिन उसमें आपको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलती है कि आपका स्टॉक 500 से थोड़ा सा नीचे भी जाएगा तब भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट उससे नीचे रहेगा। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी मार्जिन भी कम लगती है और मैक्सिमम लॉस भी कम होता है। सो अगर आपको ये पसंद है, अगर आप इस मेंटलिटी से करना चाहते हैं कि आप नहीं चाहते कि मेरी मार्जिन ज़्यादा लगे, आप नहीं चाहते कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो, चाहे मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना हो, चाहे मुझे टाइम डिके का फ़ायदा ना हो, तो आप इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पे जल्दी में आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया हो और आप को ज़्यादा समझ में नहीं आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिस्पांस आएगा तो हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना सकते हैं। और अगर आपको इसी एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है नवीन कुमार का, जस्ट आस्किंग माई पोर्टफोलियो इज इन 1% गेन, व्हाट इफ आई सेल ऑल द स्टॉक्स एट दिस लेवल एंड देन मेक अ फ्रेश एंट्री एट दो स्टॉक्स ओनली एट लोअर लेवल्स, इज इट गुड टू डू बिकॉज आई हैव लिमिटेड फंड। देखो, अगर आप यहाँ पे ऐसे सेल करके निकल जाओ और वेट करो कि कब स्टॉक्स गिरेंगे, कब मैं बाय करूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट एकदम से भाग जाए और आप बाय ना कर पाओ और आप फिर सोचो कि मैंने स्टॉक्स क्यों बेच दिए। सो इससे अच्छा है कि आप उन स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर सकते हैं फंड्स की वजह से जिन स्टॉक्स में आपका कम भरोसा है, जो आपके कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स नहीं हैं, या फिर जिनमें आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, या फिर जो लगार्ड्स हैं बहुत टाइम से आप होल्ड करके बैठे हैं जस्ट बिकॉज आप लॉस बुक नहीं करना चाहते। सो आप उस तरीके से सोच सकते हैं। ये पूरा पोर्टफोलियो बेच देना और फिर नीचे के लेवल्स का वेट करना, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तुक्का है। लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो आप रिग्रेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है गोपीचंद कुंदानी जी का, गुड इवनिंग सर, AWL लिस्टिंग के बाद भाग रहा है, आज थोड़ा गिरा है, लॉन्ग टर्म व्यू। सेकंड क्वेश्चन, HDFC लाइफ 52 वीक लो पर है, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करें क्या। AWL ये अडानी विल्मर की बात कर रहे हैं जो अभी 3 दिन पहले लिस्ट हुआ है और इनको ऑलरेडी फोमो होने लगा है कि ये भाग रहा है। देखो, ऐसे तो जोमेटो भी भागा था और आज उसकी हालत देख लीजिए, और ऐसे तो आपका ये भी भागा था, बर्गर किंग भी भागा था। बर्गर किंग 3 दिन रोज सर्किट लगाए थे, आप उसकी हालत देख लीजिए। सो 1 2 3 दिन IPO के बाद भागने से कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, अगर ये स्टॉक गिर जाता है और अच्छी खासी वैल्यू पे आ जाता है तो इसको स्टडी किया जा सकता है और कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, क्योंकि ये FMCG सेक्टर में एक थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन अभी ऐसे भागते हुए को पकड़ने की कोशिश करना और ये सोचना कहीं ये मौका मिस ना हो जाए, मैं तो ये मोमेंटम चेजिंग करने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। रही बात HDFC लाइफ की, HDFC लाइफ और ये सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गए हैं। मेरे ख्याल से अभी HDFC लाइफ को अवॉइड करने में ही भलाई है। अगला क्वेश्चन है अंशुल जैन का, सर प्लीज टेक दिस क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड 2 times बिफोर टुडे, इट वाज रिलेटिव टू फ्यूचर लॉट ऑफ निफ्टी वाज ट्रेडिंग 20 पॉइंट्स लोअर देन स्पॉट प्राइस एंड ऑल्सो टाटा स्टील इट केम बिलो स्पॉट प्राइस, हाउ टू एनालाइज इट, व्हाट इट सेज टू प्रीमियम। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कभी कभी फ्यूचर का जो प्राइस है स्पॉट से नीचे चल रहा है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। फ्यूचर का प्राइस आपको कब कब लोअर देखने को मिलेगा, या तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर डिविडेंड मिलने वाला है उस स्टॉक में, अगर स्टॉक है तो उसमें हो सकता है कि एक्स डिविडेंड डेट एक्सपायरी से पहले हो, उसकी वजह से वो नीचे ट्रेड कर सकता है। दूसरा कारण हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई का, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से फ्यूचर कुछ टाइम के लिए स्पॉट से नीचे ट्रेड कर सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है फ्यूचर को उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया हो। सो ये आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। मेनली ये 2 कारण ही होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपायरी पे आपको ये दोनों कन्वर्ज करते हुए दिखाई देंगे।
सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।